हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेंगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए देखते हैं आज साइकोलॉजी में हमारे पास क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं जानने के लिए। साइकोलॉजी जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये स्टडी है आपके मेंटल हेल्थ की, ठीक है। तो मानसिक जो विकार होते हैं उनके बारे में जहाँ पे ये स्टडी की जाती है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण क्या होते हैं। पिकनिक जो आपकी ये जो वैरायटी बताई गई है, ये पर्सनालिटी या फिजिक का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, फिजिक। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जर्मन मनोचिकित्सक थे अर्नस्ट क्रेशमर। अर्नस्ट क्रेशमर ने ये क्लासिफिकेशन किया था और 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे कि 4 प्रकार की फिजिक होती है, बॉडी टाइप्स जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है और उसी के हिसाब से इंसान का व्यक्तित्व भी उस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो फिजिक है या फिर जो आपकी बॉडी टाइप्स हैं, ये किसमें डिवाइड की गई हैं? 4 वैरायटीज की होती हैं, जिसमें आपका आ जाता है, एक है पिकनिक जो कि हमारा क्वेश्चन है, दूसरा है आपका एस्थेनिक, तीसरा है एथलेटिक और जो चौथी आपकी वैरायटी है वो है डिस्प्लास्टिक। ओके, डिस्प्लास्टिक। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एस्थेनिक क्या होता है? एस्थेनिक आपका थिन और स्मॉल और वीक बॉडी जिसकी होती है, दुबले पतले छोटे छोटे लोग होते हैं, है ना, वीक सी बॉडी होती है, उनको हम लोग एस्थेनिक बोलते हैं। एथलेटिक वाले जो पर्सन्स होते हैं उनकी मस्कुलर बॉडी होती है, उनके लंबे लंबे लार्ज बोन्स होते हैं, है ना, तो उन लोगों को हम लोग एथलेटिक बॉडी बोलते हैं। पिकनिक क्या होती है? स्टॉकी और फैट बॉडी जिनकी होती है, गोल मटोल सी मोटी ताजी बॉडी होती है, तो उनको हम लोग पिकनिक वैरायटी बोलते हैं। और डिस्प्लास्टिक जो होता है उसमें अनप्रोपोर्शनेट बॉडी होती है, कभी कुछ मतलब अनप्रोपोर्शनेट, जिस प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी की डिवीजन होनी चाहिए, हाथ पैर उसके कभी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, किसी के पैर ज्यादा लंबे होते हैं या फिर किसी के हाथ छोटे होते हैं, इस तरह की जो डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है उसको हम लोग डिस्प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह का फिजिक डिस्क्राइब किया गया है। अर्नस्ट क्रेशमर ने ये जो फिजिक है ये 4 प्रकार की बताई है, अर्नस्ट क्रेशमर जो कि एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्या, पिकनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था, ये थोड़े से मोटे और गोल मटोल होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है गोल मटोल, अत्यधिक सामाजिक, आसानी से दोस्त बनाने की क्षमता रखने वाला, ये जो मनुष्य है इसको हम लोग पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण क्या होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एस्थेनिक में दुबले पतले लोग जो होते हैं उनको हम लोग एस्थेनिक टाइप ऑफ फिजिक बोलते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन बी देखिए, पतला एवं लंबा शरीर, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो ये उसका कैरेक्टर है, उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसका व्यवहार कैसा रहता है, ये भी आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है। तो फिजिक और उसका जो पर्सनालिटी है उस दोनों का ही डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। पतला और लंबा शरीर और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आपके एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण क्या होते हैं। एथलेटिक मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि क्लासिफिकेशन में मजबूत कदकाठी वाले शरीर, मस्कुलर बॉडी होती है। जो आपके एथलीट्स होते हैं, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं रेगुलरली, उनकी मस्कुलर बॉडी होती है, एकदम बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो उस तरह की जिसकी बॉडी होती है हम लोग उसको एथलेटिक व्यक्तित्व बोलते हैं। तो उसमें मजबूत कदकाठी वाला शरीर, अत्यधिक एक्टिव, सफलता के प्रति जागरूक जो आपका व्यक्तित्व रहता है। ऑप्शन सी देखिए,
ये आपका सही आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलुसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? सो हेलुसिनेशन क्या होता है? आप हेलुसिनेट करते हैं, जो चीजें नहीं है वो आपको दिखाई देती हैं। इस तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं उसको हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये परसेप्शन से संबंधित डिसऑर्डर है। परसेप्शन यानी आप क्या देख रहे हो, आपकी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो कैसी चीजें देख रही हैं, एक्चुअली वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। तो हमारी इंद्रियां क्या परसेप्ट कर रही हैं, क्या रिसीव कर रही हैं। सो ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है। अगर मेरे सामने एक बिल्ली बैठी है तो मैं बिल्ली को देख रही हूँ। जिसको ये दिक्कत होगी उसको किसी जगह पे अगर बिल्ली नहीं है वहां पे उसको बिल्ली दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का हेलुसिनेशन या परसेप्शन से संबंधी ये डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सर्कमस्टेंशियलिटी किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो सर्कमस्टेंशियलिटी जो है वो आपकी थॉट डिसऑर्डर है। आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की है, उससे संबंधित ये डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। इसमें नॉर्मली क्या होता है, अननेसेसरी चीजें आप सोचते रहते हैं और आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन बहुत सारा आपके दिमाग के अंदर सब खिचड़ी पका हुआ रहता है ना। बहुत सारी वो जो सोच आपको नहीं सोचनी चाहिए, जो चीजें वो आपके दिमाग में आ जाती हैं। जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, फिर आप क्या सोचते रहते हो कि हाँ, मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो लेफ्ट साइड में ये वाली दुकान पड़ती है, फिर उसकी अगर गली में मैं चला जाऊंगा तो उसके अंदर मुझे ये वाली दुकान मिलेगी, फिर उस गली से अगर मैं निकल के राइट साइड वाली गली में चला जाऊंगा तो वहां पे मुझे कपड़ों की दुकान मिलेगी, फिर मैं अगर फिर उस गली से निकल के फिर बीच में आ रहा हूँ, फिर थोड़ी देर आगे जा रहा हूँ, फिर लेफ्ट साइड की गली में घुस रहा हूँ। इस तरह का मतलब पूरा उलझा हुआ सा रास्ता आपको नजर आएगा। आपको ये नहीं नजर आएगा कि यहाँ से सीधा सीधा अगर मैं 100 मीटर जाऊं तो मेरा घर वहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की जिसकी थॉट प्रोसेस होती है वो आप उसको क्या बोल सकते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सिवरेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? पर्सिवरेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? ये आपका थॉट संबंधी डिसऑर्डर है। ये भी इसमें क्या होता है, इसमें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, और जो आपका पेशेंट है वो एक ही लाइन पे अटका रहता है, एक ही लाइन वो बार बार रिपीट करता है, या एक ही एक्शन वो बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, आप उससे कुछ भी पूछे उसका सवाल वही होगा। आप उससे सवाल करें आपका नाम क्या है, उसका जवाब यही हो, एक पर्टिकुलर लाइन उसके दिमाग में चल रही होगी कि मेरा घर नैनीताल में है, तो वो यही बोलेगा मेरा घर नैनीताल में है। आप अभी कैसे आए यहाँ पे, मेरा घर नैनीताल में है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो उसका एक ही जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका बिहेवियर रहता है या थॉट डिसऑर्डर होता है उसको पर्सिवरेशन कहते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, पर्सिवरेशन में ये इसकी कुछ सिनोनिम्स हैं, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, रिकरेंस, रिपीट। तो बार बार वही लाइन वो रिपीट करता रहता है और ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उस पे वो बंदा कभी नहीं पहुंच पाता है, वो इधर उधर की बातें ही करता रहता है हमेशा। ये दोनों ही जो डिजीज आप देख रहे हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी और परसिवरेंस, दोनों ही थॉट संबंधी डिजीज है। सोच, उसका विचारधारा कैसी है, उसका सोचने का जो लाइन एंड लेंथ है वो किस तरफ जा रही है, दोनों में ही गड़बड़ है, सोचने में गड़बड़ है, वो सोच नहीं पाता है कि सही उत्तर क्या होगा। लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है, बंदा घूम फिर के फाइनली आंसर पे पहुंच जाता है, आपको वो आंसर दे देता है। लेकिन परसिवरेंस में सही आंसर पे वो कहीं कभी भी नहीं पहुंच पाता और वो घूमता ही रहता है इधर उधर, वही लाइन वो रिपीट करता रहता है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी दोनों थॉट संबंधी आपकी डिसऑर्डर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एमनेशिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया आपका स्मृति लोप, यानी आपकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे मिटने लगती है, वो गायब होने लगती है। तो ये मेमोरी संबंधित डिसऑर्डर है, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं,
या पेशेंट को चीजें याद नहीं रहती हैं, किसी बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से भी ये हो सकता है। सो ये आपका मेमोरी संबंधी डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डेलीरियम किस प्रकार का डिसऑर्डर है? सो डेलीरियम भी आपका क्या है? कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर है ये। कॉन्शियसनेस मतलब वो अपने पूरे होश में है कि नहीं। सो बंदा कभी कभी होश में नहीं रहता है, वो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है उसको नहीं पता चलता है। तो ये मोस्टली डेलीरियम के केस में आपको देखने को मिलता है, जिसको चित्त भ्रम भी कहते हैं। और वो आसपास उसके चारों तरफ क्या घटनाएं घट रही हैं वो सही से नहीं बता पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये डेलीरियम आपका कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है? सो इल्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें परसेप्शन संबंधी ये डिसऑर्डर रहता है। आपकी सेंस ऑर्गन्स क्या परसीव कर रही हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो वो आपको कुछ और ही नजर आता है, इसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए लेफ्ट साइड में, सोशल इल्यूजन। आप एक्चुअली में फिट हो, पतले हो, लेकिन जब आप खुद को आईने में देखते हो तो आप खुद को मोटा सोचते हो कि मैं मोटी हो गई हूँ। ठीक है, तो अपने वेट को लेके, अपने बॉडी फिगर को लेके बहुत लोग बहुत ओवर कॉन्शियस रहते हैं और उनको हमेशा ये गलत फहमी रहती है कि हम मोटे होते जा रहे हैं। सो वो डाइटिंग करने लगता है, वो कुछ और अपना वेट डेली अपना वेट देखने लगता है, या फिर बार बार मोबाइल पे अपना उसी से रिलेटेड चीजें सर्च करने लगता है कि मैं फिर से पतली कैसे हो जाऊं, मैं फिर से अपनी डाइटिंग कैसे करूं, क्या करूं। तो बार बार वो उसी चीजों में उलझा लेता रहता है, लेकिन एक्चुअली वो पतला ही होता है, वो मोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह का इल्यूजन है कि वो उसकी सेंस ऑर्गन्स कुछ ऐसा परसीव करती हैं जो एक्चुअली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में इलेशन एवं डिप्रेशन एकांतर रूप से उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपकी ऐसे डिसऑर्डर जिसमें इलेशन भी हो और डिप्रेशन भी हो। इलेशन क्या होता है? जब आप बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं, उस कंडीशन को इलेशन बोला जाता है। और डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इस कंडीशन को डिप्रेशन होता है। तो ये दोनों ही जो फेजेस हैं वो आपकी पेशेंट में देखने को मिलती है। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? साइक्लोथीमिक कंडीशन में ये देखने को मिलती है। आपका आंसर होगा साइक्लोथीमिक कंडीशन। ओके, साइक्लोथीमिक या साइक्लोथाइमिक भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें इलेशन और डिप्रेशन दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति प्रसन्न, आत्मविश्वासी एवं ऊर्जा से भरपूर होता है वह क्या कहलाता है? हमेशा वो खुश रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है और प्रसन्न रहता है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोमैनिक। ओके, हाइपोमैनिक, ऑप्शन बी हाइपोमैनिक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है और निराशवादी हो जाता है वह क्या कहलाता है? हमेशा दुखी रहने वाले लोग भी आपने देखे होंगे, कोई भी कंडीशन हो हमेशा वो दुखी रहते हैं, कितनी भी उनको बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो जाए वो लोग दुखी रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेलैंकोलिक। ओके, ऑप्शन सी मेलैंकोलिक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति इस संदेह में रहता है कि दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है? इसमें क्या होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि कहीं इससे मुझे खतरा तो नहीं है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो आदमी मुझे मार तो नहीं देगा, या फिर कोई मेरे मतलब हमेशा उसके दिमाग में यही रहता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर कोई उसका कुछ उसको इंजरी कर देगा, या फिर कोई सामान चुरा लेगा, कोई उसके घर में घुस जाएगा। अगर हमेशा वो किसी डर में रहता है कि कहीं ना कहीं से उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो आपका व्यक्तित्व होता है ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये आपके
पैरानॉइड कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी पैरानॉइड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर नहीं है? कॉन्शियसनेस मतलब आपकी जो संज्ञा होती है, यानी आप होश में हैं, आप सब कुछ जान पा रहे हैं, वो स्टेज आपकी कॉन्शियस स्टेज होती है। तो इसमें कौन सा कॉन्शियस संबंधी डिसऑर्डर नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है उसने। तो ऑप्शंस देखते हैं, स्टूपर, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन या कोमा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा? हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में बंदा होश में होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसी चीजें देखता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। तो लेकिन बाकी जो आपके डिजीजेस हैं, देखिए स्टूपर है या फिर कंफ्यूजन है या फिर जो आपका कोमा स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसको होश में नहीं होता है, वो पेशेंट आपका होश में नहीं होता है। हेलुसिनेशन में पेशेंट आपका होश में होता है, लेकिन क्या होता है, वो परसेप्शन डिसऑर्डर है, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस से संबंधित नहीं है, वो उसकी इंद्रियां क्या परसीव कर रही हैं उस पे उसको हेलुसिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति का एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है तथा वह गतिहीन एवं मौन रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सो क्या बोलते हैं उसको? स्टूपर बोलते हैं। स्टूपर, आप लोगों ने कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे, पर्सन्स देखे होंगे जो हमेशा चुपचाप बैठे रहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं और एकदम कहीं जाना नहीं चाहते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं। उनको बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि समझ में भी नहीं आती हैं, और उनके आसपास क्या चल रहा है वो चीजें भी वो नहीं महसूस कर पाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको स्टूपर बोलते हैं। नॉर्मली ये लोग बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्शियसनेस से ही संबंधित है, ये पर्सन्स होश में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये लोग होश में नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। टोकन इकोनॉमी है एक। टोकन इकोनॉमी क्या होती है? ये एक व्यवहारिक थेरेपी होती है, ये आपके बिहेवियरल थेरेपी में आती है, बिहेवियर को कैसे सुधारना है। तो इसमें क्या होता है, एक टोकन सेटअप किया जाता है और पेशेंट को ये बोला जाता है कि अगर आप ये बिहेवियर आप सही से करेंगे तो आपको ये टोकन दिया जाएगा। टोकन के हिसाब में आप उसकी कोई भी फेवरेट चीज सेटअप कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ये चैप्टर लिख लोगे तो आपको स्टार मिलेगा, है ना। तो स्टार उनके लिए टोकन होता है, और हम लोग क्या कराना चाहते हैं, हम लोग उनसे वो चैप्टर अच्छे से लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसका टारगेट रहता है। ऐसे ही पेशेंट्स के साथ भी ये टोकन इकोनॉमी का जो प्रोसीजर है, एक आपका क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, थेरेपी है जो उनके साथ किया जाता है, उनके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं, और उसके प्राइस के तौर पे उनको एक टोकन दिया जाता है जब वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं या फिर जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसके हिसाब से उनको फिर असेस किया जाता है कि कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है या फिर कितना परसेंटेज उनका क्योर हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग टोकन इकोनॉमी कहते हैं, जो कि आपकी व्यवहारिक थेरेपी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस टर्म को कैटाप्लेक्सी के नाम से भी जाना जाता है? सो किस टर्म को कैटाप्लेक्सी जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है मैनरिज्म, फिर है सेरा फ्लेक्सिबिलिटी, बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या बी एंड सी बोथ। सो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो है बी एंड सी बोथ। ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों, ओके। सो सीरा फ्लेक्सिबिलिटी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो कि कैटाप्लेक्सी के ही टर्म्स हैं, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट की जो बॉडी होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में अकड़ जाती है और फिर पेशेंट अपनी बॉडी को मूव नहीं करता है, ठीक है। तो वो वैसे ही बना रहता है, जैसे कि कोई मोम की
गुड़िया हो, वैक्स स्टैचू जैसा वो खड़ा रहता है। हाथ ऊपर कर दिया है तो हाथ ऊपर करके खड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए मोटर एक्टिविटी संबंधी डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति एक स्थिर पोजीशन प्राप्त कर लेता है तथा काफी देर तक उसी में बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, वो पोजीशन वैसे ही वो बना रहता है उसका पोजीशन, और उसी पोजीशन पे वो काफी समय तक खड़ा रहता है या बैठा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी जिसमें एक व्यक्ति बात करते समय बार बार अंगुली से नाक को टच करता है या कंधे को उचकाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनरिज्म। ओके, ऑप्शन ए मैनरिज्म आपका सही आंसर है। इसमें बार बार वो एक मैनर बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक। तो बार बार अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हो बात करते वक्त, तो उसको हम लोग मैनरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी जिसमें व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के बार बार एक शब्द या एक वाक्य को दोहराता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्बिजरेशन। सो बार बार अगर कोई एक लाइन या एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, 1000 बार बोले जा रहा है, तो उसको वर्बिजरेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्बिजरेशन के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, डिफ्यूजन, रिडंडेंसी, गैरिलिटी, डिफ्यूजनेस, वर्बोसिटी, सर्क्यूमलोकेशन, फेकंडिटी, वर्बिज और लोकेसिटी जिसको बोलते हैं। एक ही वर्ड पे उसका पूरा कन्वर्सेशन अटका हुआ होता है, बार बार वो घूम फिर के उसी वर्ड पे आ जाता है, ठीक है। वो बार बार वो वर्ड रिपीट करता रहता है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक मानसिक रोग जिसमें व्यक्ति बाहरी उद्दीपन के बारे में जागरूक होता है परंतु सक्रिय या निष्क्रिय रूप से उसका विरोध करने का प्रयास करता है, ठीक। तो ये कैसा प्रॉब्लम है जिसमें कि आप हमेशा विरोध अवस्था में रहते हैं, ठीक है। आप हमेशा नेगेटिव अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर है आपका नेगेटिविज्म। बाहर या आपके सामने कुछ भी हो रहा हो, आपकी जो विचारधारा है वो हमेशा उसके ऑपोजिट ही जाएगी, आप उसका नेगेटिव ही बोलोगे, ठीक। तो ऐसा कोई पेशेंट अगर आपको मिले, आप कुछ भी बोलिए वो उसका उल्टा जवाब देगा, वो उसका नेगेटिव बोलेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग नेगेटिविज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिजोफ्रेनिया के कौन से प्रकार में मरीज के मोटर बिहेवियर में अत्यधिक व्यवधान आ जाता है? तो शिजोफ्रेनिया जो कंडीशन होती है उसमें कैटाटोनिक स्टेज जब आता है तब पेशेंट का मोटर एक्टिविटी या मोटर बिहेवियर में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक चार्ट देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आप लोग कुछ टर्म्स आप लोग उसके साथ एक्वेंटेड हो जाएं। साइकेट्री में कुछ टर्म्स साइकोलॉजी में यूज होते हैं, जैसे कि स्टूपर है, अल्टरनेस विथ अलर्टनेस विथ मिनिमल रेस्पॉन्सिवनेस टू दी एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है उसके आसपास वो नहीं जान पाता है, वो अलर्ट नहीं रहता है, ठीक है, उसको स्टूपर बोलते हैं। कैटालेप्सी जो होती है, आफ्टर पोजीशनिंग बाय द एग्जामिनर पोस्चर्स आर मेंटेन्ड, पेशेंट उसी पोस्चर में बना रहता है जैसे पोस्चर में आपने उसको रखा हो। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट एंड इवन रेजिस्टेंस टू एग्जामिनर मूविंग लिम्स, और अगर आप उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, उसके हाथ को हिलाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं हिलाएंगे, वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आपने उसका हाथ ऊपर उठा दिया, फिर वो हाथ नीचे नहीं करेगा, जब आप उसका हाथ नीचे करने जाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा, वो अपना हाथ ऊपर ही बनाए रखेगा, इसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। म्यूटिज्म क्या होता है? एब्सेंट और मिनिमल स्पीच, वो म्यूट हो जाता है ना, लेकिन वो बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बोल सकता है लेकिन वो एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। नेगेटिविज्म क्या होती है? रिफ्यूजल टू ओबे कमांड और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपोजिट एक्शन, तो आप जो भी बोलोगे वो उसको नहीं मानेगा, वो मना कर देगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, और आप जो करने को बोलो वो उसका उल्टा करेगा, तो इसको नेगेटिविज्म बोलते हैं।
पोस्चरिंग क्या होती है? स्पॉन्टेनियस अजम्पशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए पोस्चर फॉर एन एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक अगर कोई अपना कुछ अटपटा सा पोजीशन मेंटेन करके रखे उसको पोस्चरिंग बोलते हैं। मैनरिज्म क्या होता है? ऑड एक्सैगरेटेड एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल एक्शन। तो बार बार कोई एक एक्शन अगर कोई रिपीट कर रहा है जो आपको ऑड लग रहा है उसको मैनरिज्म बोलते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है? रेपिटेटिव नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट। सो बार बार एक मूवमेंट वो करता है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। साइकोमोटर एजिटेशन क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी अनरिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। कोई उसको स्टिमुली नहीं है एक्सटर्नल स्टिमुली फिर भी वो हाइपर एक्टिव स्टेज में रहता है, इसको साइकोमोटर एजिटेशन बोलते हैं। ग्रीमेसिंग क्या होती है? Spontaneous contortion of the facial muscles maintained for an abnormally long period of time। तो फेस पे ग्रीमेस की जो पोजीशन होती है वो बहुत लंबे समय तक पेशेंट बनाए रखता है और उसको हम लोग ग्रीमेसिंग बोलते हैं। इकोलालिया क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन स्पीच। सामने वाला जो बोल रहा है पेशेंट उसको रिपीट कर रहा है, जितना भी जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको रिपीट कर रहा है, इसको इकोलैलिया बोलते हैं। इकोप्रैक्सिया क्या होता है? कॉपिंग अदर पर्सन्स मूवमेंट। जो आप अगर कोई पेशेंट आपको कॉपी कर रहा है, आप हाथ हिला के बोल रहे हो वो भी हाथ हिला के बोल रहा है, आप ऊपर देख के बोल रहे हो वो भी ऊपर देख के बोल रहा है, तो जैसा आप कर रहे हो उसको जब कोई कॉपी करता है तो उसको इकोप्रैक्सिया बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में ये टर्म्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए। सिजोफ्रेनिया के कौन से प्रकार में साइकोमोटर गतिविधियों में अत्यधिक कमी आ जाती है? सो सिजोफ्रेनिया में जब स्टूपरस कैटाटोनिक कंडीशन रहती है तो वहां पे उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। सो साइकोमोटर मूवमेंट्स उसकी कम हो जाती है स्टूपरस कैटाटोनिक कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया से ही रिलेटेड। सिजोफ्रेनिया के इलाज में निम्न में से कौन से समूह की दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं? सो इसका सही आंसर है एंटीसाइकोटिक्स यूज की जाती है वहां पे, एंटीसाइकोटिक्स। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग सिजोफ्रेनिया का पेशेंट देख सकते हैं, उसमें किस तरह की ये कंडीशंस रहती हैं। पुअर मेमोरी रहती है, क्राइंग विदाउट रीजन, कोई बिना कारण ही रोने लगता है, स्पीच डिसऑर्डर रहता है, बोलने में उसको दिक्कत रहती है, अजीब अजीब आवाजें उसको सुनाई देती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, उसको ऐसा लगता है कि अब जी के क्या फायदा, इस तरह का कंडीशन रहता है। विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक ना, देखो बिल्ली को देख के वो सोच रहा है कि रॉयल टाइगर है ये, तो ये विजुअल हेलुसिनेशन है। एग्रेसिव नेचर उसका आ सकता है, किसी भी छोटी बात पे वो चिढ़ के चिल्लाने लगता है या फिर बिना किसी कारण के हंसने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपको जहाँ पे देखने को मिलती है वो कंडीशन आगे चल के सिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स EPS मुख्य रूप से किस समूह की दवाइयों का साइड इफेक्ट है? कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको लेने के कारण आपका EPS या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये एंटीसाइकोटिक्स ही होते हैं। एंटीसाइकोटिक्स अगर आप ले रहे हो तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन एक मानसिक रोग है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मानसिक रोग है ये हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मैनिया का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है इसमें देखिए, एलिवेटेड मूड, व्यक्ति अत्यधिक बोलने लग जाता है, मनोगत्यात्मक गतिविधियां कम हो जाती हैं, व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे मैनिया में, ये हमेशा बढ़ा हुआ बढ़े हुए जितने भी सिम्टम्स है वो आपको यहाँ पे सही होंगे, यहाँ पे कोई चीज कम नहीं होती है। इसमें जो मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर गतिविधियां हैं कम हो जाती हैं, ये यहाँ पे नहीं होता है। ओके, सो ये नहीं पूछा है। बाकी मूड उसका बहुत हाई रहता है, वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लगता है, इस तरह की उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
मैनिया की स्टेज जिसमें प्रसन्नता का उच्चतम स्तर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका टर्म है आपका इलेशन। बहुत बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खुश दिखाता है, तो उस कंडीशन को इलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें मैनिया के बारे में बताया गया है कि उसको नींद की जरूरत नहीं महसूस होती है, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, वो ज्यादा सोता नहीं है, बहुत ज्यादा सेक्स ड्राइव उसकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है, बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने लगता है, बहुत रिस्की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत एनर्जी लेवल भी उसकी जरूरत से ज्यादा ही बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर किस में देखने को मिले तो वो मैनिएक कंडीशन हो सकता है, तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से मूड डिसऑर्डर के लिए गुड प्रोग्नोस्टिक कारक कौन सा है? सो ऑप्शंस देखिए, बीमारी का अचानक उत्पन्न होना, बीमारी से पूर्व व्यक्ति की अच्छी समायोजित जिंदगी होना, टिपिकल क्लिनिकल लक्षणों की उपस्थिति होना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। अगर ऐसी उसका बीमारी अचानक उत्पन्न हुआ है या फिर उससे पूर्व व्यक्ति सही अपनी जिंदगी जीता था, कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं थी और टिपिकल क्लिनिकल लक्षणों की उपस्थिति है, कोई इधर उधर का लक्षण उसमें नहीं है, तो ये मूड डिसऑर्डर में गुड प्रोग्नोस्टिक होता है, वो बंदा सही हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। गुड प्रोग्नोस्टिक का मतलब है जब डिजीज आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मैनिया के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो मैनिया के इलाज में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी लिथियम आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक मानसिक रोग जिसमें स्टीरियोटाइप स्पीच के नाम से भी जाना जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको वर्बिजरेशन बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वर्बिजरेशन डिस्कस किया था जिसमें एक ही वर्ड को या एक ही लाइन को वो बार बार रिपीट करता रहता है, स्टीरियोटाइप स्पीच इसको बोलते हैं, बार बार एक ही लाइन को रिपीट करना, या वर्बिजरेशन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक मानसिक रोग जिसमें स्टीरियोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैनरिज्म बोलते हैं। ओके, स्टीरियोटाइप स्पीच जहाँ पे वो बार बार एक ही वर्ड बोल रहा है उसको वर्बिजरेशन बोलेंगे, और बार बार एक ही एक्टिविटी कर रहा है, कोई मूवमेंट वो बार बार कर रहा है, तो उसको मैनरिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, किसी उद्दीपन या स्टिमुलस की अनुपस्थिति में भी मरीज को उद्दीपन का आभास होना क्या कहलाता है? तो इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। कोई चीज नहीं है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने भूत देखा, हम इस गली से जा रहे थे, पेड़ के ऊपर भूत लटका हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता है, वो उनके दिमाग की उपज है। जो आप सोच रहे हो कि हाँ हो सकता है यहाँ पे भूत हो, तो इस तरह की जो परसेप्शन होती है वो आपकी आंखों के आगे फॉर्म हो जाती है, वो आपको नहीं होने के बावजूद भी दिखने लगती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो आपको दिखने लगती हैं आंखों के सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना किस मानसिक लक्षण में पाया जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन, चीज कुछ और है वो आपको कुछ और दिखाई दे रही है, ये इल्यूजन होता है। कोई चीज नहीं है वो आपको दिखाई दे रही है, ये हेलुसिनेशन होता है। ओके, दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, आपकी जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या परसीव कर रही हैं, वो अगर कोई चीज नहीं है आपको वो परसीव हो रहा है, वो हेलुसिनेशन है। कोई चीज आपको किसी दूसरी तरफ से परसीव हो रहा है, वो इल्यूजन है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कारक मूड डिसऑर्डर के दौरान गुड प्रोग्नोस्टिक कारक होता है? सो ऑप्शंस देखिए, मूड डिसऑर्डर के साथ मेडिकल डिसऑर्डर की उपस्थिति, प्रतिकूल शुरुआती वातावरण, अत्यधिक हाइपोकॉन्ड्रियल लक्षणों की उपस्थिति, या सीवियर डिप्रेशन की उपस्थिति। तो
तो ये जो आपका ऑप्शन डी है, सीवियर डिप्रेशन की उपस्थिति, अगर मूड डिसऑर्डर है किसी को तो उसमें अगर सीवियर डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है तब आपका गुड प्रोग्नोस्टिक होता है, वो सही हो सकता है, ठीक है। उसका अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये वाली कंडीशंस अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो इसमें क्या रहेगा, इसका प्रोग्नोस्टिक अच्छा नहीं रहेगा, वो पेशेंट आगे चल के और भी उसका डिजीज बढ़ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइटी के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, बेंजोडायजेपिन्स होती हैं। तो ये ऑप्शन सी बेंजोडायजेपिन्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का लक्षण है। तो डिप्रेशन का लक्षण कौन सा है, देखिए, अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, साइकोमोटर गतिविधियों का कम हो जाना, व्यक्ति का अत्यधिक सामाजिक हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन में सभी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, वो किसी से बात करना नहीं चाहता है, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता है, ठीक है। तो साइकोमोटर गतिविधियों का कम हो जाना यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मानसिक रोग जिसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर कभी मैनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो कभी डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोला जाता है। कभी पेशेंट बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आता है जो कि मैनिया में होता है, और कभी पेशेंट एकदम ही बुझा बुझा सैड, दुखी नजर आता है जो कि डिप्रेशन में होता है। एक ही इंसान में अगर ये देखने को मिले तो इसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एक मानसिक रोग जिसमें नोटों की सही गिनती कर लेने के बावजूद भी व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि नोटों की गिनती सही है या नहीं, तो इस मानसिक रोग का नाम क्या है। इस मानसिक रोग को हम लोग ऑब्सेशन बोलते हैं, ऑब्सेशन, ओके। तो बहुत लोगों को आपने ऐसे देखा होगा, एक बार आपने नोट गिन लिए, उसके बाद आपको लगता है पता नहीं एक नोट कम तो नहीं हो गया, एक नोट ज्यादा तो नहीं हो गया इसमें, फिर से वो गिनने लगते हैं। वैसे ही हर चीज के साथ है। आप मान लीजिए आप अपने डोर पे लॉक लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, है ना, बार बार आप उस ताले को खींच के देखते हैं कि ये सही से लगा है कि नहीं। आप चले जा रहे हैं, फिर आप वापस आके ताले को चेक कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग ऑब्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्यवहार का एक रूप जो सामान्यतया ऑब्सेशन को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, वो है कंपल्शन। ठीक, कंपल्शन, कंपल्शन क्या होता है, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप कंपल्सिव हो जाते हैं कि अब वापस जाके उसको दोबारा चेक करें। ठीक, तो जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है कि ये काम सही से नहीं हुआ है, फिर आप दोबारा उसको चेक करने जाते हैं, तो ये कंपल्सिव नेचर कहलाता है। ठीक, कंपल्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा न्यूरोटिक डिजीज नहीं है, नहीं है पूछा है उसने। तो ऑप्शंस देख लीजिए, फोबिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ओसीडी और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो यहाँ पे जो आपका न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं है वो है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, MDP आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें देखिए पेशेंट का जो दिमाग है वो इसी राउंड में ही वो घूमता रहता है, बार बार वो वापस आ जाता है, एक ही सिचुएशन पे वो वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे आप टैप खोल के हाथ धो रहे हैं, आपने एक बार हाथ धोया, फिर आपने टैप बंद किया, फिर आपको लगा कि टैप के ऊपर भी तो कीटाणु मौजूद होंगे, मेरे हाथ में फिर कीटाणु लग गए, फिर आपने टैप खोला, फिर हाथ धोया, फिर जब आपने टैप बंद किया, मतलब बार बार आपको यही लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको इन्फेक्शन बार बार लग रहा है, बार बार आप किसी गंदी चीज को टच कर रहे हो, जो कि नहीं होता है। ऐसा आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरा हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ, और बार बार आप हाथ साफ करते रहते हो। ऐसे ही हर एक एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हो। ये ओसीडी में आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर है, जो कि न्यूरोटिक डिजीज
नहीं है वो है आपका मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। बाकी फोबिया, ओसीडी और हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपका न्यूरोटिक डिजीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक मानसिक रोग जिसमें चिकित्सकों के मना करने एवं जांचों की रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को बीमार समझता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ओके, कुछ भी आप कोई भी अच्छी रिपोर्ट दे दो, वो ऐसा ही उसको लगेगा कि नहीं इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होगी, मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो ये दिक्कत है, मुझे तो ये दिक्कत है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल होता है, एक्चुअली उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस कंडीशन को हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। ठीक, वो समझता रहता है कि मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सबसे सामान्य प्रकार का डिसोसिएटिव एमनेशिया कौन सा होता है? ये होता है सर्कमस्क्राइब्ड टाइप जो होती है वो डिसोसिएटिव एमनेशिया की सबसे कॉमन टाइप होती है, सर्कमस्क्राइब्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक मेंटल डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति में बार बार दूसरे लिंग के व्यक्ति को यौन क्रिया करते हुए देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉयूरिज्म। वॉयूरिज्म, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति सामान्यतया दूसरे लिंग के व्यक्ति को स्पर्श करने अथवा रगड़ने जैसी एक्टिविटीज में शामिल रहता है? तो इसमें आपका आंसर होगा फ्रोट्यूरिज्म। सो वॉयूरिज्म और फ्रोट्यूरिज्म ये दोनों आप लोग ध्यान से समझ के पढ़िएगा। एक में सिर्फ देखने की प्रवृत्ति होती है और एक में क्या होती है, स्पर्श करने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, तो जितने भी साइको लोग होते हैं जो आपकी लड़कियों को छेड़ना, इन सब में ये जो प्रवृत्तियां उनमें कुछ मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जानवरों के साथ यौन क्रिया में लिप्त रहना क्या कहलाता है? तो जानवरों के साथ अगर कोई यौन क्रिया में लिप्त रहे उसको जूफिलिया कहा जाता है। ऑप्शन ए जूफिलिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इंसोम्निया का अर्थ क्या होता है? इंसोम्निया का अर्थ होता है नींद की कमी होना। ओके, नींद की कमी होना, उसको नींद नहीं आती है, वो बेड में पड़ा रहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है, उसको इंसोम्निया कहते हैं। नंबर 48 क्वेश्चन देखिए, सोमनीलोक्यू। सोमनीलोक्यू का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नींद में बातें करना। ओके, ऑप्शन डी, अगर कोई नींद में बातें करता है तो उसको सोमनीलोक्यू बोला जाता है। आपके घर परिवार में ऐसा कोई ना कोई तो होगा ही जो नींद में बातें करता है, और आप में से भी बहुत लोग होंगे जो नींद में बहुत सारी बातें करते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, अपने भाई बहनों से पूछिएगा जिनके पास आप लोग सोते हैं रात में, तो वो लोग आपको बताएंगे कि आप नींद में क्या क्या बोलते रहते हैं। बहुत ही फनी सिचुएशन होता है। बच्चे भी काफी, जो छोटे बच्चे होते हैं सपनों में बहुत सारी चीजें देखते हैं और वो नींद में बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। टर्म हाइपरसोमनिया का मीनिंग क्या होता है? हाइपरसोमनिया होता है अत्यधिक मात्रा में सोना, तो बहुत ज्यादा जो अत्यधिक मात्रा में सोता रहता है उसको हाइपरसोमनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब क्या होता है? सोमनैम्बुलिज्म क्या होता है? नींद में चलना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा नींद में चलते हुए। सो अगर ऐसे भी नहीं देखा होगा, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में तो देखा ही होगा, नींद में चल के इधर से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं लोग, है ना, तो उसको आप सोमनैम्बुलिज्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। एक मरीज में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अत्यधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना और एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। ऐसा मरीज किस बीमारी से पीड़ित होता है? तो ऐसा मरीज जो होता है वो आपका सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है। सो ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अपने आप को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण है? ये डिप्रेशन के लक्षण है। ऑप्शन बी डिप्रेशन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? नहीं है पूछा है उसने। सो साइकोमोटर गतिविधियों का कम हो जाना, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट कि मैं गलत हूँ,
मैंने कोई गलती कर दी है, इस तरह का जो सोचता रहता है उसको डेल्यूजन ऑफ गिल्ट बोलते हैं। आत्महत्या का विचार करना, सुइसाइडल आइडियाज आते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह की जो विचार आते हैं वो भी डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सबसे सभी को मेरी बात माननी चाहिए, इस तरह की जो फीलिंग है वो डिप्रेशन में नहीं आती है। ओके, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आपका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा लक्षण मैनिया का है? तो मैनिया में क्या होता है? सारी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है आपका साइकोमोटर गतिविधियों का बढ़ जाना सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा साइकोटिक रोग है, साइकोटिक डिजीज है? तो कौन सा साइकोटिक डिजीज है? वो है आपका सिजोफ्रेनिया। ओके, सिजोफ्रेनिया आपका साइकोटिक डिजीज है और एंजाइटी, हिस्ट्रिया, ओसीडी ये आपका न्यूरोटिक डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस एज ग्रुप में पाया जाता है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो एडोलेसेंस महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी एडोलेसेंस महिला आपका सही आंसर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या, एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा अपने वेट को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि कहीं ये चीज खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं वो चीज खाने से मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। तो नॉर्मली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है और एडोलेसेंस पीरियड में ही देखने को मिलता है क्योंकि यंग एज रहती है और बहुत ज्यादा वो पर्सन हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ तो नहीं वेट कॉन्शियस रहता है, कहीं मोटा ना हो जाऊं, कहीं भारी ना हो जाऊं, कहीं अजीब सा ना दिखने लगूं, बुरा ना दिखने लगूं। इसलिए वो क्या करता है या करती है, वो क्या करती है, वो खाने पीने में काफी रेस्ट्रिक्शंस कर लेती है जिसकी वजह से फिर वो आगे चल के बीमार पड़ जाती है। तो ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, बहुत सारी चीजें वो खाना बंद कर देती है। दिन में सुबह उठ के सिर्फ मुझे एक एप्पल खाना है, एक ककड़ी खानी है, वो ढंग से नाश्ता नहीं करती, डाइटिंग के चक्कर में एक्सेसिव डाइटिंग करने लगती है। तो इस कंडीशन को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है? सो स्लीप डिसऑर्डर आपका कौन सा नहीं है? एमनेशिया, एमनेशिया आपका मेमोरी डिसऑर्डर है, सोने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इंसोम्निया, सोमनैम्बुलिज्म और हाइपरसोम्निया हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेकिन एमनेशिया आपका मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी डिसऑर्डर है ये, सो ये स्लीप डिसऑर्डर में नहीं आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है? ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? डेलीरियम आपका ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, बाकी एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और ओबेसिटी ये तीनों ही आपके ईटिंग डिसऑर्डर हैं। अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, तीनों में से कोई भी डिजीज आपको हो सकता है। और डेलीरियम जो होता है आपका वो आपका ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित युवती में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा होता है? देखिए ऑप्शंस, वजन में अत्यधिक कमी, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना, शरीर का पतला हो जाना या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें देखने को मिलता है क्योंकि वो खाना पीना सही से नहीं करती है, इसलिए उसकी वजन धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ होने लगती है और उसका शरीर भी धीरे धीरे पतला होने लगता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वहां वो सही से खाना नहीं खाती ना, तो उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, सारे ही लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा रोग केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो महिलाओं में पोस्टपार्टम साइकोसिस केवल महिलाओं में पाया जाता है। नॉर्मली ये डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ये डेवलप करता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, तो ये फीमेल्स में ही पाया जाता है। 61 देखिए, पोस्टपार्टम साइकोसिस का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन। तो ये डिलीवरी जब हो जाती है, बेबी प्रसव हो जाता है, बच्चा हो जाता है उसको, उसके बाद अगर ये साइकोसिस डेवलप करता है तो हम इसको पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मेंटल रिटार्डेशन का कारण क्या हो सकता है? तो मेंटल रिटार्डेशन आपके डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसेफली या फिर बर्थ इंजुरी सभी में देखने को मिलता है, इसलिए उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा गुणसूत्रीय असामान्यता यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है। ओके, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन सा नहीं होता है? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म और टर्नर सिंड्रोम। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, लेकिन जो क्रेटिनिज्म है आपकी वो आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं पूछा है ना, नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम की यहाँ आप एक फोटो देख सकते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये 21 की क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी में ये देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें ये कुछ सिम्टम्स हैं, सिंगल पाम क्रीजेस, वाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आई, स्मॉल ईयर, स्मॉल माउथ। तो ये बच्चे मानसिक रूप से थोड़ा सा वीक रहते हैं, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है। बाकी डाउन सिंड्रोम आपका जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है वो है क्रेटिनिज्म, क्योंकि क्रेटिनिज्म आपका एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्रेटिनिज्म होता है। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से नहीं होता। थायराइड हार्मोन अगर किसी बच्चे में जन्म से ही मौजूद ना हो या कमी हो तो वहां पे आपको क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। ओके, थायराइड हार्मोन, तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मेंटल रिटार्डेशन का सबसे कॉमन प्रकार कौन सा है? मेंटल रिटार्डेशन में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन सबसे कॉमन प्रकार है। सो ऑप्शन ए माइल्ड केस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक बच्चे का आईक्यू स्तर 45 है तो वह मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में आएगा? तो 45 आईक्यू वाला बच्चा आपके मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप लोग एक आईक्यू स्कोर सिस्टम देख सकते हैं। देखिए आईक्यू स्कोरिंग 160 से ऊपर हो तो जीनियस बोला जाता है, 145 से 159 हो तो हाई आईक्यू बोला जाता है, 116 से 144 तक अबव एवरेज बोला जाता है, 85 से 115 एवरेज होता है, 71 से 84 बिलो एवरेज होता है और 1 से 70 जो होते हैं वो लो होते हैं, जो कि आपके मेंटल रिटार्डेशन, इसके नीचे अगर कोई जा रहा है तो उसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के केसेस में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में मरीज शिक्षा लेने योग्य एजुकेबल समूह में आते हैं? सो एजुकेबल समूह में आपके कौन से आईक्यू वाले लोग आ सकते हैं? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले जो होते हैं वो एजुकेबल समूह में आके पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मेंटल रिटार्डेशन की किस वर्ग में बच्चे प्रशिक्षण लेने योग्य ट्रेनेबल समूह में आते हैं? क्योंकि उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि कैसे पढ़ना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो ये जो बच्चे होते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे होते हैं इनको ट्रेनेबल समूह में बैठ के पढ़ाया जाता है। ओके, ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक बच्चे का आईक्यू स्तर 60 है तो वो मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में आएगा? तो 60 वाला जो बच्चा है वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा समूह डिपेंडेंट समूह कहलाता है? इसमें आपका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। ये डिपेंडेंट समूह होता है, ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए ये हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है अपने सभी कामों के लिए। तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, हेलुसिनेशन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? सो हेलुसिनेशन में क्या होता है, किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी मरीज को उद्दीपन का आभास होता है। उसमें मतलब कोई स्टिमुली उसके सामने नहीं है फिर भी उसको वो चीज दिखाई दे रही है, इसको हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग डेफिनेशन इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का अर्थ क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो सही रहते हुए भी खुद को बीमार समझता रहता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक रोग जिसमें व्यक्ति
स्वस्थ होने पर भी अपने आप को बीमार समझता है तथा रोजाना अलग अलग चिकित्सकों की सलाह लेता रहता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स अगर आपके पास आए तो आप उनपे क्या करना है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। ऐसे वो बीमार नहीं होते हैं, वो आज आपके पास दिखा रहे हैं, अगले ही पल किसी और डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं कि सर ये डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी थी, ये सही लिखी है ना, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा ना, वो दूसरे डॉक्टर से फिर कंफर्म कराने चले जाते हैं। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, फोबिया क्या होता है? तो फोबिया क्या होता है? वो एक प्रकार का डर होता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी चीज से डरता है बहुत ज्यादा तो वो फोबिक होता है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? किसी विशेष उद्दीपन या स्थिति के बिना वजह का डर। तो कुछ भी स्टिमुलस नहीं है, कोई ऐसी स्थिति, डरने की स्थिति नहीं है, फिर भी उसको उस चीज में डर लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग फोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, थॉट डिसऑर्डर या डेल्यूजन का अर्थ क्या होता है? डेल्यूजन एक तरह का थॉट डिसऑर्डर है, सोचने का जो तरीका है पेशेंट का, उसमें गड़बड़ हो जाता है कि वो जो चीज है उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ अलग सोचने लगता है। तो उसका अर्थ हम क्या पढ़ेंगे? मरीज में पाए जाने वाला ऐसा झूठा एवं स्थायी विश्वास जो कि उस मरीज की बुद्धिमानी के स्तर के अनुसार नहीं होता। तो वो जो है उससे कुछ अलग या उससे कुछ और ही सोचने लगता है, उसको डेल्यूजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें डेल्यूजन की वैरायटी बताई गई है। ग्रैंडियोस टाइप मीन्स अपनी ताकत से खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझना, ठीक है, खुद को किसी जगह का महाराजा समझना, डेल्यूजन टाइप का ये आपका ग्रैंडियोस टाइप का डेल्यूजन है। इरोटोमेटिक टाइप, इसमें किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्यार महसूस करना, या फिर बहुत ज्यादा मैं हाई स्टेटस का हूँ ये महसूस करना, ये दिखाना सबको, इसको एरोटोमेटिक टाइप बोलते हैं। जीलस टाइप में क्या होता है? जीलस टाइप में हमेशा उसको डेल्यूजन रहता है कि मेरा पार्टनर शायद किसी और के साथ उसका अफेयर है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो इस तरह की अगर उसको सोच रहती है तो वो जीलस टाइप है। नेक्स्ट है परसिक्यूटरी टाइप, जिसमें क्या होता है कि आप हमेशा यही सोचते हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है हमेशा, ठीक है, तो ये मिसट्रीट हो रहा है मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है, इस तरह का जो बिलीव रहता है ये परसिक्यूटरी टाइप होता है। और सोमैटिक टाइप ऑफ डेल्यूजन क्या होता है कि आप सोच रहे हो कि मुझ में कोई डिफेक्ट है, मुझ में कोई बीमारी है, इस तरह का अगर आप सोच रहे हो लेकिन एक्चुअली आप में नहीं होता है, तो ये सोमैटिक टाइप ऑफ डेल्यूजन होता है। तो यहाँ पे कुछ वेराइटीज बताई गई हैं डेल्यूजन्स की, या आप लोग बुक थोड़ा देखिएगा, उसमें काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मनोदैहिक विकारों में शारीरिक लक्षण निम्न में से किस कारण से होता है? तो मनोदैहिक विकार जो होते हैं, मन के विकार होते हैं, फिर उसमें शरीर में भी लक्षण थोड़े बहुत देखने को मिलने लगते हैं, तो वो सामवेगिक कारण से होता है। सामवेगिक कारण आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा वाणी संबंधित डिसऑर्डर है? वाणी मतलब आप जो बोल रहे हो, आपकी जो स्पीच है उसमें दिक्कत रहती है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? स्टटरिंग। स्टटरिंग आपका वाणी संबंध डिसऑर्डर है, ठीक है, स्टटरिंग आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, एक असामान्य अनैच्छिक गति जो कि अचानक एवं बार बार घटित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टिक, ओके। तो बार बार अगर एक गति बार बार रिपीट हो रही है उसको टीआईसी, टिक बोला जाता है। तो ऑप्शन बी टिक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, 5 साल की उम्र के बाद भी अनुपयुक्त स्थान पर मूत्र त्याग करना क्या कहलाता है? तो एक समय के बाद क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब मुझे मूत्र त्याग करना, मुझे सुसु आ रही है तो मुझे बाथरूम में जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को
बड़े होने के बाद भी नहीं पता चलता है, उनको ये ध्यान नहीं आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूरेसिस। ऐसे बच्चों में क्या होता है, बेड वेटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और जब वो सोते रहते हैं तो उनको नहीं पता चलता और बेड में ही वो पेशाब कर देते हैं, मूत्र त्याग कर देते हैं। तो इस कंडीशन को एन्यूरेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। 5 साल की उम्र के बाद भी बार बार अनुपयुक्त स्थान पर मल त्याग करना क्या कहलाता है? तो अगर वो अनुपयुक्त स्थान पर वो उसको नहीं पता चल रहा है कि जाके लैट्रिन में उसको यूज करना चाहिए, मल त्याग करने के लिए लैट्रिन यूज करनी चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंकोप्रेसिस। एंकोप्रेसिस ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट क्या है? नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस में देखिए ब्लैडर ट्रेनिंग, सोते समय बच्चे को मूत्र त्याग की अनुमानित समय से पहले जगाकर मूत्र त्याग करवा देना, बच्चे को साइकोथेरेपी प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपको यहाँ पे करवाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। तो उसके दिमाग में जो ब्लैडर कंट्रोल या सेंसेशन पैदा हो जानी चाहिए समय के साथ, वो नहीं हो पा रही है, वो बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो फिर आगे चल के सही भी हो सकती है उसकी ये प्रॉब्लम। तो वहाँ पे बच्चों को आपको डांटना नहीं चाहिए, उनको ब्लैडर ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे ब्लैडर को कंट्रोल करना है, कैसे रिलीज करना है, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और सोते समय उसको पेशाब करा के आपको लेटाना चाहिए। और जैसे आपको लग रहा है कि रात के 2 बजे या 3 बजे वो उसको फिर से पेशाब आएगी, तो उससे पहले उसको उठा के एक आदत में डलवा देना चाहिए कि इसमें इस समय में उठ के जाके बाथरूम आप जाके मूत्र त्याग करके फिर से सो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को आप थेरेपी देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस के इलाज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अगर नॉन ऑर्गेनिक है तो वहां पे दवाई के रूप में एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं और ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है? तो बच्चों में पाए जाने वाली कुछ आदतें होती है, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून खाना, है ना, किसी को काट लेना, तो ये सब कुछ आदतें होती हैं। ये हैबिट संबंधित रोग है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन जो होता है ये हैबिट संबंधित नहीं है, आदत संबंधित नहीं है, ये कुछ और कॉज की वजह से होता है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शंस है वो हैबिट संबंधित रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा थॉट डिसऑर्डर नहीं है? थॉट डिसऑर्डर क्या नहीं है? देखिए ऑप्शंस, उसमें आता है परसिवरेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। इसमें वो बहुत ज्यादा इधर उधर का सोचता है, लेकिन आपकी जो मैनरिज्म है वो आपकी थॉट डिसऑर्डर नहीं है। ये ऑप्शन बी मैनरिज्म आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी सार्थकता के बार बार एक ही विचार को दोहराता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परसिवरेशन। सो परसिवरेशन में बार बार व्यक्ति एक ही बात को रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक मेंटल डिसऑर्डर जिसमें मरीज के प्रश्न पूछने पर वह उत्तर देना शुरू कर देता है, अनावश्यक वर्णन बताता है परंतु प्रश्न के सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाता, ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेंजेंशियलिटी। ऑप्शन डी टेंजेंशियलिटी आपका सही आंसर है। वो सही आंसर बता ही नहीं पाता कभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। वह कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज कोई भी प्रश्न पूछने पर ढेर सारी अनावश्यक डिटेल बताने के बाद ही सही उत्तर पर पहुंचता है? वो है आपका सर्कमस्टेंशियलिटी। ओके, सर्कमस्टेंशियलिटी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ट्राइकोटिलोमानिया क्या अर्थ है इसका? तो ट्राइकोटिलोमानिया क्या होता है? इसमें जो लोग होते हैं वो अपने ही बाल खींच खींच के उखाड़ने लगते हैं, ठीक है।
तो ये स्वयं के बाल खींचना, ये जो है डिसऑर्डर, इसको ट्राइकोटिलोमैनिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी एंटीसाइकोटिक दवाई नहीं है? सो एंटीसाइकोटिक दवाई कौन सी नहीं है? इमिप्रेमिन आपकी एंटीसाइकोटिक दवाई नहीं है, बाकी हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूपेराजिन आपकी एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से एंटी डिप्रेसेंट दवा का उदाहरण कौन सा है? सो एंटी डिप्रेसेंट में फ्लोक्सेटिन, क्लोमिप्रेमिन, एमिट्रिप्लिन या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी इसका आंसर है, उपर्युक्त सभी, तीनों ही एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के प्रयोग का इंडिकेशन नहीं है? तो कहाँ पे आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां नहीं देनी चाहिए? ऑप्शंस देखिए, मैनिक अटैक, तनाव युक्त स्थिति, डिप्रेसिव एपिसोड, ओसीडी या नींद में चलने की आदत। तो यहाँ पे अगर मैनिक अटैक आया हो तो वहां पे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन ए मैनिक अटैक आपका सही आंसर है। उसके बाद देखिए ऑप्शन, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो साइड इफेक्ट क्या होता है, देखिए क्या क्या दिया है, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, बांझपन, ट्रेमर्स या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हो तो वहां पे आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ईसीटी में प्रयुक्त किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 90 से 140 वोल्ट। तो ईसीटी आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, इसमें आपको 90 से 140 वोल्ट पे ही करंट सेट करके आपको करंट देना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एक मरीज को लगाई जाने वाली ईसीटी का समय कितना होता है? तो इसका समय होता है 0.1 से 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम समय का आपको करंट देना चाहिए, बहुत ज्यादा समय तक उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका टाइम है 0.1 से 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ईसीटी के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले धारा की मात्रा कितनी होती है? तो कितना एम्पियर का करंट आप यूज कर सकते हो इसमें? 200 से 1600 मिली एम्पायर जो आपका करंट मात्रा है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, बहुत लोगों ने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा, ये सर पे सब लगा के, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के करंट दी जाती हैं, है ना? जो आपकी मेंटल हॉस्पिटल होती है उनका जब सीन दिखाया जाता है तो बहुत काफी समय तक वो उसको पकड़ के करंट दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। आपको ये सारे नंबर्स, ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं, कितना वोल्ट का, कितना एम्पायर का और कितने टाइम तक आप करंट दे सकते हो। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, साइकोथेरेपी का एम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है, मरीज में पाए जाने वाले असामान्य लक्षणों को ठीक करना, मरीज के असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के लिए प्रयास करना, सकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा देना और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। साइकोथेरेपी में सारी ही कोशिश की जाती है मरीज को कैसे कैसे करके हम लोग नॉर्मल ले आए और सकारात्मक वृद्धि करें, उसकी सोचने समझने की कैपेसिटी को हम बढ़ाएं। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी बिहेवियर थेरेपी नहीं है? तो देखिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ईसीटी, एवर्जन थेरेपी और फ्लडिंग। तो आपका जो फ्लडिंग है वो बिहेवियर थेरेपी नहीं है। ऑप्शन डी फ्लडिंग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, तो असत्य में देखिए मतलब कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों का आईक्यू स्तर 50 से 70 के बीच में रहता है। यस, बिल्कुल 50 से 70 के बीच में रहता है। यहाँ पे आप लोग चार्ट भी देख सकते हैं। 50 से 70 हम लोग माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, 35 से 50 हो तो मॉडरेट बोलते हैं, 20 से 35 हो तो सीवियर बोलते हैं और 20 से नीचे हो तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन उसको बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन देखिए 35 से 60 के बीच में
मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है? नहीं, 35 से 50 के बीच में होता है, तो ये ऑप्शन आपका असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट भी आप लोग देख सकते हैं, 20 से 34 के बीच में सीवियर होता है और प्रोफाउंड 20 से कम होता है। तो जैसा कि चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये स्कोर्स आप लोग याद रखिएगा, तो इस पे बेस करके आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन किस बीमारी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये फोबिया या फिर ओसीडी हो तो उसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन किया जाता है एज ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन ए फोबिया या ओसीडी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ऐसी स्थितियां जो कि मरीज को अच्छी लगती हैं परंतु अवांछित होती हैं, जैसे कि शराब पर निर्भरता आदि के इलाज के लिए कौन सी बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे एवर्जन थेरेपी यूज की जाती है। एवर्जन थेरेपी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो चीज उसके लिए सही नहीं है, अगर उसकी आदत हो गई है पेशेंट को या उसकी और पेशेंट खींचा जा रहा है तो उससे उसको दूर किया करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसको एवर्जन थेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। फोबिया के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली बिहेवियर थेरेपी कौन सी होती है? सो फोबिया के इलाज में आपका जो बिहेवियर थेरेपी है उसको बोला जाता है फ्लडिंग। ऑप्शन सी फ्लडिंग आपका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एंटीसाइकोटिक दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो ऑप्शंस देखिए, पार्किंसोनियन सिंड्रोम, एकैथीसिया, रेबिट सिंड्रोम या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकती है अगर वो एंटीसाइकोटिक दवाइयां ले रहा है या ले रही है। ठीक है, तो इनका ध्यान रख के आप लोग इलाज करिएगा, एंटीसाइकोटिक दवाइयां लिखिएगा। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और आज हमने जो भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी, जो नए पॉइंट्स पढ़े, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ये टर्म्स ये इजी नहीं है। आपकी जो मेंटल डिजीज या फिर साइकोलॉजी के जो टर्म्स हैं, जो उसमें डेफिनेशंस हैं, वो इतने इजी नहीं है, वो बहुत आसानी से याद नहीं होते हैं। तो आप लोग इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और बुक जरूर फॉलो कीजिएगा। बुक में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे करना है, वो आपको डिस्कस करा रहे हैं। सो तब तक आप लोग ध्यान रखिए, नोट्स वोट्स बना लीजिए, है ना। और अब हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नहीं शेयर करते हैं ये वीडियोस, ये क्लासेस आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि वो लोग भी यहाँ पे पढ़ाई कर पाए, है ना, वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नई चीजों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।